स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 में अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। इस भाग में प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिख लेंगे उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। उन्मील परागणी पुष्प क्या होते हैं, अब इनके बारे में परिभाषा बताना है। क्या अनुमीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। अब दोनों प्रश्नों को बारी बारी से आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिएगा। तो वे पुष्प जिनके पराग कोश तथा वर्तिकार्ग अनावृत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। कितना आसान है। वे पुष्प जिनके पराग कोश तथा वर्तिकार्ग अनावृत होते हैं उन्मील परागणी पुष्प कहलाते हैं। जैसे वायुला आकजेलिस जो होते हैं पौधे, इनमें क्या होते हैं? पराग कोश और वर्तिकार्ग जो होते हैं वह अनावृत होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि उन्मील परागणी पुष्प क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या अनुमीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? तो यहाँ लिखेंगे अनुमीलीय पुष्पों में पर परागण नहीं होता है। याद रखेंगे अनुनमीलीय पुष्प जो होते हैं उसके अंदर जो है पर परागण की क्रिया नहीं होता है। अनुनमीलीय पुष्प अनावृत नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है। इस प्रकार के पुष्प के पराग कोश तथा वर्तिका पास पास स्थित होते हैं। मतलब इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसमें जो पराग कोश होते हैं और वर्तिकार्ग होते हैं वह पास पास स्थित होते हैं। पराग कोश स्फुटित होने पर पराग कण वर्तिका के संपर्क में आकर परागण करते हैं, अतः अनुमीली पुष्प स्वः परागण ही करते हैं। मतलब अनुमीली पुष्प जो होते हैं उनके अंदर जो है पर परागण की क्रिया नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा कि उन्मील परागणी पुष्प क्या होते हैं और अनुनमीली पुष्प में पर परागण संपन्न होता है कि नहीं होता है। तो पर परागण का जो क्रिया होता है वह संपन्न इसके अंदर नहीं होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। निश्चित है यह उत्तर आपको याद हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियों का विवरण दे। पुष्पों द्वारा जो स्वपरागण है उसको रोकने के लिए विकसित की गई कार्य नीतियों का विवरण देना है। तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। पुष्पों में स्वपरागण को रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्य नीतियाँ हैं। कितने नीतियाँ हैं? तो 2 कार्य नीतियाँ हैं। पहला का नाम है स्वबंध्यता। क्या नाम है? स्वबंध्यता है। और दूसरा का नाम है भिन्न काल पक्वता। तो अब पहले स्वबंध्यता के बारे में समझेंगे। इस प्रकार के कार्य नीति में यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिरते हैं तो वे उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। स्वबंध्यता का मतलब यह हो गया कि इस प्रकार के कार्यनीति में यदि किसी पुष्प के परागण को उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर जब गिरते हैं तो उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि स्वबद्धता का मतलब क्या है। उदाहरण लिख सकते हैं कि मालवा का एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर अंकुरित नहीं होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जो मालवा का एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर अंकुरित नहीं
होते हैं। अब यहाँ दूसरा जो क्या है, स्वपरागण को रोकने की दूसरा जो कार्यनीति है क्या है, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब इसमें नर तथा मादा जनअंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। जो भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या है, इसमें जो नर तथा मादा जो जनअंग होते हैं वह अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने की कितनी कार्यनीतियां हैं। तो यहाँ पे 2 कार्यनीतियां बताया गया। पहला जो है स्वबंध्यता है और दूसरा जो है भिन्न काल पक्वता है। अब अगला प्रश्न हम लोग समझेंगे, स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता क्या है, स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। अब दोनों प्रश्नों को परिभाषा पहले बताया जाएगा, स्वयोग्यता क्या है, और उसके बाद ये दूसरा प्रश्न के बारे में बताया जाएगा। तो स्वयोग्यता का मतलब, स्वयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वपरागण नहीं होता है। स्वयोग्यता का मतलब क्या है, स्वयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वपरागण नहीं होता है। अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण ही हो पाता है। तो समझ में आ गया होगा कि स्वयोग्यता का मतलब क्या है, कि इसके अंदर जो है पुष्पीय पौधों में जो पाई जाने वाली एक ऐसी प्रयुक्ति है जिसमें पौधों में स्वपरागण नहीं होता है, सिर्फ जो है पर परागण ही हो पाता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, अतः इन पौधों में सिर्फ क्या होता है, पर परागण ही हो पाता है। स्वयोग्यता 2 प्रकार के होते हैं। जो अयोग्यता जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होती हैं। पहला जो है विषम रूपी है और दूसरा जो है समकारी है। तो विषम रूपी का मतलब क्या है, इस प्रकार के स्वअयोग्यता में एक ही जात के पौधों के वर्तिका तथा परागकोशों की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः परागनलिका की वृद्धि वर्तिका में रुक जाती है। मतलब विषम रूपी का मतलब हो गया कि इस प्रकार के स्वअयोग्यता में एक ही जात के पौधों के वर्तिकार्ग तथा परागकोशों को स्थिति में क्या होती है, भिन्नता होती है, अतः परागनलिका की वृद्धि वर्तिकार्ग में रुक जाती है। अब दूसरा क्या है, समकारी। अब समकारी में समझेंगे, इस प्रकार के स्वयोग्यता विरोधी यश अलील्स द्वारा होती हैं। मतलब विरोधी यश जो है अलील्स द्वारा होती हैं। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप स्वअयोग्यता वाली जातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें जो है स्वअयोग्यता के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, विषम रूपी है और ये क्या है, समकारी है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िएगा, इसे निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, बैंगिंग क्या है, बैंगिंग या थैली लगाना तकनीकी क्या है। बैंगिंग जो क्वेश्चन कई साल परीक्षा में पूछा गया कि बैंगिंग क्या या थैली लगाना तकनीकी क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो अब यह इसके बारे में बैंगिंग क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे, बैंगिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा क्या है, परागण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकार्ग को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। मतलब बैंगिंग जो होता है एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो है परागकण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग और वर्तिकार्ग में क्या है, अनैच्छिक परागकण। मतलब परागकण में ऐच्छिक और वर्तिकार्ग में अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित
सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत विभूषित पुष्पों को थैली से ढककर उनके वर्तिकार को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। अगला जो है पादप जनन में इस तकनीकी द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाला परागण एवं वर्तिकार के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर बताया गया, आप सभी विद्यार्थी इस उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। निश्चित है यह उत्तर आपको याद हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। यह जो क्वेश्चन है कई साल की परीक्षा में आ चुका है कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं या त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान है। नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। नर तथा मादा युग्मक से मिलने से क्या बनता है? संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जो अंतक भ्रूण बनाता है। अंतक मतलब अंत में जो है भ्रूण बनाता है। दूसरे नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के बीच संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। जो दूसरे नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के बीच जो संलयन की क्रिया होता है वह त्रिसंलयन कहलाता है। या लिख सकते हैं कि नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के मिलने को त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ 2 परिभाषा बताया गया। एक नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के मिलने को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहा जाता है। और ऊपर बताया गया है कि नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, जो अंततः भ्रूण बनाता है। दूसरे नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के बीच जो संलयन होता है वह त्रिसंलयन कहलाता है। अब अगला इसमें क्वेश्चन और है, सम्मिलित न्यूक्लियाई मतलब इसमें न्यूक्लियाई का नाम बताना है। तो 3 केंद्रक त्रिसंलयन में प्रयुक्त होते हैं। नर युग्मक का 1 केंद्रक और 2 ध्रुवीय केंद्रक या उनका संयोजन उत्पादन द्वितीय केंद्रक कहलाता है। जो सम्मिलित न्यूक्लियाई होता है उसमें 3 जो है केंद्रक का त्रिसंलयन में प्रयुक्त होते हैं। पहला जो होता है नर युग्मक, क्या होता है? नर युग्मक का 1 केंद्रक तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक या उनका संयोजन उत्पाद द्वितीय केंद्रक कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक आपको नोट्स भी बनता रहे। अब अगला जो क्वेश्चन है, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब एक निषेचित अगर बीजांड है तो उसमें युग्मनज जो प्रसुप्ति होता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा बहुत ही आसान है। निषेचन के पश्चात, जो निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज का विकास होता है। निषेचन के जब पश्चात मतलब बाद में किसका होता है? बीजांड में युग्मनज का विकास होता है। बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर बीजावरण बनाते हैं। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। मतलब निषेचन के जब पश्चात जो है बीजांड में क्या है? बीजांड में युग्मनज का क्या होता है? विकास होता है। बीजांड के अध्यावरण के दृढ़ होकर, दृढ़ मतलब कठोर होकर बीजावरण बनाते हैं। बीजांड के बाहरी जो अध्यावरण होता है वह बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं और जल की जो मात्रा होता है वह धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अतः कोमल बीजांड कड़ा एवं शुष्क हो जाता है। मतलब जो भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं उसमें जो जल की मात्रा होते हैं वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अतः कोमल बीजांड कड़ा एवं शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्य की क्रियाएं रुक जाती हैं तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण
सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। इसे युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या समझते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे एक आपको नोट्स भी बनता रहे। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।